गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीषा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का मैकेनिक्स की किताब का जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर है उसको शुरू कर रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके की होती हैं, उनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ बेसिक टर्म्स से जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन। तो इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी के बारे में कि इलास्टिसिटी क्या है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली देखें कि जब भी हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ भी हो, आप है ना कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि सिंपली आप बॉल वगैरह से खेलते हैं तो बॉल ले लीजिए, कोई भी व्हाटएवर आप कुछ भी ले सकते हैं, रबड़ है। तो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो डिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, और डिफॉर्म होने का जो ये तरीका है ये अलग अलग है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हमने 3 तरीके बता रखे हैं कि लेंथ में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है और शेप में चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम किसी चीज को, रस्सी है उसको खींचते हैं तो उसकी कंपैरेटिव जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होता है एक साइड। ठीक है, जबकि दूसरा सिरा क्या है, उसका फिक्स होता है। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए किसी सॉलिड इस चीज पर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम टेंजेंशियल फोर्स स्पर्श रेखीय दिशा में अगर उसमें बल लगाया जाता है तो उसकी शेप में चेंज हो जाता है। तो ये 3 तरीके के जो चेंजेस हैं वो मेनली हमें सॉलिड स्टेट, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं जबकि हम उस पर फोर्स लगाएं। ठीक है, अब इनमें जो चेंजेस हो रहे हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट में, ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस क्या है कि अलग अलग मटेरियल्स में भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में किस तरीके से दिख रहा है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके डिफॉर्मेशन जो प्रॉपर्टीज है वो सभी अलग अलग मटेरियल्स के डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी हम एक कोई फिक्स रूल इन पर लागू नहीं कर सकते कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो चेंजेस होंगे वो इसी तरीके से ही हों। ठीक है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरीके से शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि मेटल्स की। ठीक है, तो मेटल्स में क्या होता है कि अब इनका जो फिजिकल रीजन की अगर हम बात करें, जैसे कि भाई इनमें ये जो डिफॉर्मेशन हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, फिजिकल रीजन की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट होता है। जैसे कि मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में क्या होगा कि उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होगी उसमें चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसी रबड़ वगैरह की बात करें तो उनकी पॉलीमर जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो अलग अलग जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उनमें डिफॉर्मेशन के जो फिजिकल रीजन है वो भी अलग अलग होते हैं। और इसी के बाद ही कि यदि हम उस फोर्स को हटा दें, ठीक है, जो हमने फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगाया है उसको अगर हम हटा देते हैं तो क्या होता है कि कुछ समय पश्चात जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने इनिशियल शेप और साइज में आ जाते हैं। ठीक है, अब इनिशियल शेप और साइज में आने की जो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, जैसे कि आपने सिंपली देखा, आप बॉल से खेल रहे हो, आपने एक तरफ से दबाया, उसके बाद क्या हो जाती है, वो वापस से जंप करके बिल्कुल अपना जो स्फेरिकल शेप है उसको ले लेती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि आफ्टर रिमूविंग द फोर्स object gains its initial shape and size, that is called the elasticity। तो इलास्टिसिटी मेनली क्या है, प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, अब इस जो इस तरीके की प्रॉपर्टी दिखाते हैं उनको हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल्स। अब देखिए इलास्टिसिटी की ये जो डेफिनेशन है आप प्लीज उसको याद कर लें अच्छे से, क्योंकि आपके जो ये मैकेनिक्स की जो बुक है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस जब बनते हैं तो इसमें ये इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर है दैट इज
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ें। आपके प्रैक्टिकल वाइज भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और साथ में ही थ्योरेटिकल मैटर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नंबर गेनिंग भी है। अगर आप इसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस को भी याद करेंगे तो हो सकता है कि वो 1-2 नंबर के क्वेश्चंस में जरूर आए। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन आपके लिए है वो है इलास्टिसिटी की, कि इलास्टिसिटी क्या है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स। सॉलिड मटेरियल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है, बाय virtue of which the objects regain to their original shape or size or both after the removal of the deforming forces। कि जब भी हम किसी रिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आने की जो ये प्रॉपर्टी है उसको ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इलास्टिसिटी के आधार पर हमने दो तरीके के मटेरियल्स कर दिए, इलास्टिक मटेरियल्स और प्लास्टिक मटेरियल। जो मटेरियल्स इस तरीके की इस प्रॉपर्टी को दिखा रहे हैं, यानी कि हुज रीस्टोर कंप्लीटली, जो कंप्लीटली अपने उसमें इनिशियल शेप एंड साइज में आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल्स। ओके, और इसी तरीके से जो कि अपने इनिशियल साइज और शेप को गेन नहीं कर पाते हैं उनको हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो कोई भी मटेरियल आइडियलिस्टिक, परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, यानी कि हर मैटर में कुछ ना कुछ प्लास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं तो साथ में ही कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इलास्टिसिटी के बारे में। अब हम सेकंड टर्म पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस। क्योंकि हमने अभी बात की किसी भी उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने की। अब फोर्स लगाने के बाद उस मटेरियल के अंदर क्या होता है। अब देखिए यहां पर हमने टर्म यूज कर रहे हैं इलास्टिक मटेरियल्स, तो इस चीज पे हमें ध्यान रखना है कि अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो इलास्टिक मटेरियल्स पर ही रहेगा, कि जब हम किसी भी इलास्टिक मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर इक्वल एंड अपोजिट जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो उसको अपोज करेंगे, जो डिफॉर्मेशन उसके में हो रहा है उसको वो अपोज करते हैं, और जिसकी वजह से वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने की कोशिश करते हैं जैसे ही उस पर एक्सटर्नल फोर्स को हटाया जाता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स उसके अंदर जनरेट हो रहा है, जो इंटरनल रिएक्शन फोर्स जो उसमें जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस पर यूनिट एरिया, जो है वो स्ट्रेस कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को आप जरूर से याद कर ले, इलास्टिसिटी, उसके बाद स्ट्रेस की जो ये डेफिनेशन आई है। अब स्ट्रेस को हम मैथमेटिकली किस तरीके से निकालेंगे कि जो इंटरनल रिएक्शन फोर्स उसमें प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इंटरनल रिएक्शन फोर्स को तो हम उसमें मेजर कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये जो इंटरनल रिएक्शन फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है एक्सटर्नल फोर्स के, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, तो हम उसकी जगह यूज कर लेते हैं अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो F बाय ए के द्वारा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कि अब जो हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रेसेस क्या है, कि स्ट्रेस के 3 तरीके हैं। ठीक है, जैसे हमने डिफॉर्मेशन की बात की कि 3 तरीके के डिफॉर्मेशंस हो सकते हैं, लेंथ में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, और साथ में ही किस में चेंज हो सकता है, शेप में चेंज हो सकता है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो स्ट्रेस है वो भी 3 तरीके के हैं। सबसे पहले है लॉन्गिट्यूडनल, कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन के, जैसे अगर फर्स्ट डायग्राम में हमने दिखा रखा है कि उसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी लेंथ में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से अप्लाई किए हुए स्ट्रेस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि वॉल्यूम में चेंज, कि भाई मान लीजिए हमने किसी भी बॉल को बिल्कुल एकदम चारों तरफ से या किसी बॉक्स को चारों तरफ से हम उस पर प्रेशर दे करके उसको हम उसके वॉल्यूम को रिड्यूस करें, तो इस तरीके के जो स्ट्रेस होता है उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। यदि इस तरीके से
वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंप्रेसिव होगा, लेकिन वहीं अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसको हम फिर कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। तीसरा हमारे पास है कि शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस, कि यदि मान लीजिए कि जो थर्ड डायग्राम है उसमें देखिए कि अगर हम उसकी एक सरफेस को तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और उसके बाद जो अपर साइड है उससे हमने इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया स्पर्श रेखा की दिशा में टेंजेंशियल शेप में, तो जो इस तरीके से डिफॉर्मेशन जो होता है उसको हम कहते हैं शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो तीनों डायग्राम हमने दिखाए हुए हैं जिससे कि आपको प्रैक्टिकली वो चीज समझ में आ सके कि ये जो स्ट्रेसेस हैं वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो हमारी टर्म है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है कि जो हमारे पास डिफॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से शेप, साइज, लेंथ, वॉल्यूम सब में एक रिलेटिव जो चेंजेस होते हैं, यदि उस रिलेटिव चेंजेस को हम इनिशियल शेप एंड साइज से कंपेयर करें तो वो हो जाता है स्ट्रेन। तो ये टर्म भी आपको, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि स्ट्रेन क्या है, द रिलेटिव चेंज इन साइज और शेप or the ratio of the change in size or shape to the initial size and shape under the action of external deforming force is called the strain। यानी कि आप रेशो निकाल रहे हैं, रिलेटिव चेंज देख रहे हैं जो भी साइज और शेप में हुआ है, इसको किस तरीके से निकालेंगे, रेशो के बारे, ठीक है, रेशो के द्वारा हम निकालते हैं कि रेशो लेते हैं, ऊपर लेते हैं कि चेंज इन जो भी शेप में, साइज में, लेंथ, वॉल्यूम जिसमें भी हुआ है अपॉन में इनिशियल। तो जैसे हमने स्ट्रेस पढ़ा, डिफॉर्मेशन पढ़ा, उसी तरीके से स्ट्रेन भी कितने तरीके के हो जाएंगे, तीन तरीके के हो जाएंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें कि हम लेंथ के परपेंडिकुलर, जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर यानी कि लेंथ में जो चेंजेस होते हैं उनको देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को जब हम निकालेंगे तो वही इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ, तो वो हमारे पास, या कंपैरेटिव चेंज इन लेंथ अंडर द एक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कि हम ऊपर जो रेशियो में ले रहे हैं, ऊपर हम लेंथ में चेंज ले रहे हैं डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, तो डेल्टा एल अपॉन में एल से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर यदि लेंथ डिक्रीज हो रही है तो हम उसको कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, अब ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल। सेकंड हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम में क्या होगा कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो सेम इसकी डेफिनेशन हम याद कर लेंगे और इसके साथ ही हमारे पास डेल्टा वी अपॉन में वी के द्वारा हम जो वॉल्यूम स्ट्रेन है उसको निकाल सकते हैं, जो भी वॉल्यूम में चेंज हो। जैसा कि हमने स्ट्रेस के समय पे पढ़ा था कि यदि डेल्टा वी यानी कि वॉल्यूम में अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेन हो जाएगा फिर वो, और अगर उसमें डिक्रीज हो रहा है तो उसको कंप्रेसिव वॉल्यूम स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, फिर देन उसके बाद जो लास्ट है कि शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन में हमने आपको स्ट्रेस के टाइम पर भी डेफिनेशन बताई थी कि क्या होगा, हम जो फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस तरीके से करते हैं कि एक सरफेस जो है वो फिक्स रहती है, उसके अपोजिट जो सरफेस रहेगी उस पर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके शेप में चेंज हो जाता है। अब ये जो शेप में चेंज होता है उसको हम किससे मेजर करते हैं, लेंथ से, कि जो हमारे पास कंपैरेटिव जो अपोजिट साइड्स वाली जो लेंथ है उनमें जो डिफरेंस आता है, जिसको कि हम एंगल के द्वारा भी, यानी जैसे जो परपेंडिकुलर थी पहले साइड वो एक एंगल पर मूव कर जाती है, ठीक है, डिफॉर्म कर जाती है। तो इस तरीके से तो हम इसको थीटा के द्वारा जो एंगल में डिफरेंस आया है उसकी उस साइड में, उससे हम इसको मेजर करते हैं। और उसके अलावा इसको रेशियो ऑफ द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपोजिट फेसेस डेल्टा एल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फेसेस, तो डेल्टा एल अपॉन में एल के द्वारा भी हम इसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप डायग्राम को इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेल्टा एल और एल अब की बार जो है वो अलग अलग चीजें हैं। डेल्टा एल है उनके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट
और एल है अपोजिट जो फेजेस है उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस सभी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें और प्लीज जो भी मैं पढ़ाऊं उसको साथ के साथ आप भी पढ़ते चलें। सो थैंक यू सो मच।